मनीष का परिवार बहुत शांत स्वभाव का है। सभी लोग उनके घर पर कम बात करना पसंद करते हैं। उनके घर की शांति की लोगों में बातें होती हैं। उनके घर से आज तक एक सुई गिरने की आवाज भी कभी नहीं आई। अब देव की उम्र शादी लायक है और एक रोज शीतल मनीष से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि अपने देव के हाथ पीले हो जाए। घर में बहू आ जाएगी तो मुझे सहारा हो जाएगा। हाँ हाँ, देव कौन सा बच्चा है, अब लड़की देखना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, पर मुझे ना ये डर है कि कहीं लड़की वो टीवी में जैसे दिखाते हैं ना वैसी आ गई तो हम क्या करेंगे। इतनी चप्पर चप्पर करने वाली बहू आ गई तो हमारा जीना ही हराम हो जाएगा। अरे कल ही मैंने सीरियल में देखा था, वो अपनी दया है ना, इतना बोलती है कि जेठालाल बेचारा दुखी हो जाता है। मुझे तो कम से कम बोलने वाली लड़की ही इस घर में चाहिए। देव जोर शोर से लड़की देखने लगता है, लेकिन उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती। थक कर वो निशान, जिसका मैरिज ब्यूरो का काम है, उसके लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी देता है। उधर सोनाक्षी के ज्यादा बोलने के कारण उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। तभी इंदर निशान को सोनाक्षी के लिए लड़का ढूंढने के लिए एक मोटी रकम देने का वादा करता है। निशान सोचता है क्यों ना इन दोनों का रिश्ता करवा दिया जाए, इसलिए वो इंदर से कहता है, इंदर जी, आपकी बेटी के लिए हीरा ढूंढा है मैंने। अगर शादी हो गई ना देव से सोनाक्षी की तो आपकी बेटी राज करेगी, राज। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि लड़के वालों के सामने सोनाक्षी कुछ बोले ना। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपनी सुना को समझा दूंगा। अगले दिन देव, मनीष और शीतल सोनाक्षी को उसके घर देखने जाते हैं और देव को सोनाक्षी पसंद आ जाती है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और सोनाक्षी देव के घर चली जाती है। निशान अपने पैसे लेकर साइड हो जाता है। एक दो दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन सोनाक्षी जो कि इतना बोलती है, वो भला कितने दिनों तक चुप रहती, वो तो वापस अपने असली रंग में आ जाती है। अगले दिन दूध वाला शीतल के यहाँ आता है और गेट पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सोनाक्षी उसे देखकर कहती है, अरे ओ भैया, बस आकर खड़े हो गए। बेल वेल बजाओगे या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आया है? टीवी में देखे नहीं का कैसे सब बेल बजाते हैं? थोड़ा अपना बॉलीवुड का कल्चर फॉलो करना। लगता है जैसे तुम पहली बार कहीं आए हो। अरे बहू जी, इस घर में तो हम पिछले 30 साल से आ रहे, यहाँ बोलना मना है, लेकिन आपको देख कर लग रहा है कि अब इस घर में भी रौनक आ जाएगी। अब इस घर में चहल पहल चालू हो जाएगा। इस दिन का तो हम भी बहू जी कब से इंतजार कर रहे थे। भैया जी, कल से ना बेल बजा देना। सोनाक्षी बर्तनों की आवाज करने लगती है और शीतल की नींद खराब हो जाती है। ये अचानक इतना शोर मेरे घर पर कैसे होने लगा? शीतल उठकर बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि टीवी तेज साउंड में ऑन है। दूसरी ओर वॉशिंग मशीन भी चालू है। किचन से मिक्सी ग्राइंडर की आवाज़ आ रही है। इतनी आवाज़ से शीतल का सर फटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये खबर सुनकर मनीष और देव घर आ जाते हैं। पड़ोसी भी उनके घर पर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। इतना शोरगुल सुनकर गुस्से में देव सोनाक्षी पर चिल्ला उठता है, तुम्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मेरी माँ की ये हालत हो गई। तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ कि मम्मा का ध्यान रख लो। अरे कोई बताएगा मुझे आखिर मैंने किया क्या है? ये तो अपने आप गिर गई, इसमें मैंने क्या किया है? देव टीवी और वॉशिंग मशीन ऑफ कर देता है। अब इन दोनों ने क्या कर दिया? अरे ये घर है या जेल? टीवी में देखा नहीं क्या आपने? आजकल का ट्रेंड कुछ तो फॉलो कीजिए। तुम्हें पता नहीं क्या, इस घर में शोर की आदत किसी को नहीं है। जो भी करना है बिना आवाज किए हुए करो। मम्मा को आवाज से एलर्जी है। इन सब से सोनाक्षी पर कौन सा कोई फर्क पड़ता? सोनाक्षी देव के पीछे दिन भर फोन पर बातें करने लगती। दिन भर उसका मुंह बस चलता ही रहता और घर में कलेश ना हो इस कारण शीतल भी देव से कुछ ना कहती। इस लड़की के आने के बाद मानो ये घर बारात की तरह लगने लगा है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। एक दिन धोबी उनके घर आती है और घर का माहौल देखकर कहती है, घर में तो बाहर आ गई है, अब ये घर घर लग रहा है। पहले तो ये किसी शमशान से कम ना लगता। बहू जी, नजर ना लगे तुम्हें। वही ना काकी, ये बात तुम समझती हो, लेकिन इन लोगों को कौन बताए। इनका बस चले तो मुंह में सेलो टेप लगा कर रखे। अब ये घर ना ऐसे ही रहेगा।
पूरा बॉलीवुड स्टाइल फॉलो करती हूँ मैं। हाँ। धीरे धीरे देव को सोनाक्षी से प्यार हो जाता है। उसे उसकी सारी बातें अच्छी लगने लगती है। उसका दिन भर बोलना भी उसे भाने लगता है। काम वाली आकर सोनाक्षी से कहती है, अरे भाभी जी, वो बगल वाले अग्रवाल जी मर गए हैं। अच्छा, कैसे हुआ? मुझे तो पता नहीं चला। चलो बाहर देखते हैं। सोनाक्षी अपनी खिड़की पर आकर देखती है तो अग्रवाल जी के घर पर भीड़ जमा है। वो देव को जाकर कहती है, अरे भला ये भी कोई बात हुई? कोई मर गया है हमारे मोहल्ले में, लेकिन मजाल है किसी ने सादे कपड़े पहने हो। क्या ये सब क्या कह रही हो सोना तुम? इस टाइम पर ये सब कौन देखता है? अच्छा जी, तो हमारे कल्चर का क्या होगा? देखा नहीं है टीवी में कैसे लोग सादे कपड़े पहनकर किसी के मरने में जाते हैं? आप तो वही पहनना जी। अरे हो गई ये चालू। कहाँ गया इसका रिमोट? मेरी सोना का बटन किसने ऑन कर दिया? सोना जी, अपना मुंह बंद करने का क्या लेंगी आप? वाह जी वाह, एक तो इनको ट्रेंड बता और ये लोग हैं कि मेरा ही मुंह बंद करवाना चाहते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सोनाक्षी अपने मायके चली जाती है और उसके पीछे से सभी को उसकी कमी खलने लगती है। बेटा बहू को जल्दी वापस लिया, उसके बिना ये घर काटने को दौड़ रहा है। उसकी चप्पर चप्पर से दिन कट जाता था। आपको भी बकर बकर की आदत हो गई मतलब। देव सोनाक्षी को लेकर वापस आ जाता है और जैसे ही वो घर में घुसता है, मेरा वो धूप वाला चश्मा ना गाड़ी में ही रह गया। अरे बाबा रहने दो ना, बाद में निकाल लूंगा उसे मैं। आप ना फैशन नहीं समझते कुछ भी। अरे किसी को फिर कैसे पता चलेगा कि मैंने वो चश्मा पहना था, जैसा करीना ने कभी खुशी कभी गम में ना पहना था। मुझे भी ना पूरा उसी की तरह दिखना है। हाँ। ये सुन देव अपना माथा पकड़ लेता है और शीतल की तो हंसी ही नहीं रुकती। सास वाला पति यानी शादी ऐसे घर में जहां सास हो। है ना अजीब? ना, मैं तो शादी उसी लड़के से करूंगी जिसके माँ बाप दोनों हो। पागल है क्या? क्यों फालतू का स्यापा पालना चाहती हो? उन्हें कैसे कोई स्यापा बोल सकता है जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं? और वो घर भी क्या घर है जहाँ ना माँ हो ना पिता? ना, मैं नहीं करूँगी ऐसे लड़के से शादी जहाँ माँ बाप ना हो। सौम्या की इस अजीब सी शर्त के कारण कई घरों में उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। देखिए ना सौम्या के पापा, ये कैसी जिद है लड़की की। अच्छे लड़के मिलते हैं लेकिन किसी के पिता नहीं तो किसी की माँ नहीं, किसी के दोनों है तो लड़का ठीक नहीं। अरे तुम्हारी बेटी में इतना गुण है कि उसके लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी अभी उम्र ही क्या है उसकी, हो जाएगी शादी, फिक्र मत करो। माँ को पिता की बात समझ में नहीं आती। वो मंदिर के लिए निकल रही होती है कि सामने उसे उसकी दोस्त आती दिखती है। अरे कैसी हो? ये लो मेरी बेटी श्रुति की शादी का कार्ड। वो क्या है ना, आजकल कब अच्छे लड़के बुक हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बड़ा कंपटीशन है। मैं तो कहती हूँ तुम भी जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर सौम्या की शादी कर दो। वैसे बोलो तो एक लड़का है। अच्छा, क्या करते हैं लड़के के माँ बाप? अरे देख, लड़का तो लाखों में एक है, घर में सिर्फ माँ है। पिता तो जब वो छोटा सा था तभी स्वर्ग सिधार गए हैं। अरे फिर तो तू रहने ही दे। वो क्या है ना, मेरी बेटी को ऐसा घर चाहिए जहाँ सास ससुर दोनों हो। देख ले, छोटी सी जिद के कारण इतना अच्छा लड़का कहीं खो ना दो। वो मैं तो श्रुति की शादी उसी से करना चाह रही थी, लेकिन उसे लड़की समझ नहीं आई। अरे तू सौम्या के लिए देख लेना। दे दे नंबर, मैं अकेले ही जाकर कल बात करके आती हूँ। अगले दिन सौम्या की माँ लड़के के घर जाती है। आइए, मुझे आपकी सहेली ने बताया था, आज करण भी घर पर ही है। सौम्या की माँ सारी बात करके जैसे ही सौम्या की फोटो सामने रखती है, उसे लड़की पसंद आ जाती है। मुझे लड़की पसंद है। मुझे भी बेटा आप बहुत पसंद हो। मैं सौम्या से आपको मिलवा देती हूँ, आप लोग कल आ जाइए। लेकिन बस एक समस्या है। क्या लड़की शादी नहीं करना चाहती है? अरे नहीं बेटा, मेरी बेटी शादी तो करना चाहती है, लेकिन सिर्फ उस घर में जहाँ माँ पापा दोनों हो। लेकिन मेरे पति का देहांत हुए तो 20 साल हो गए हैं। तभी उन लोगों के घर की घंटी बजती है। अरे मल्होत्रा अंकल आए हैं माँ। क्या है ये, क्या करने आए हैं? बोला तो नहीं करनी है शादी।
अरे लग रहा है कि करण के लिए काफी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरी माँ के लिए रिश्ता आया है। वो क्या है कि माँ और अंकल दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पापा जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए थे तो। अरे तो बहन जी, आपको शादी कर लेनी चाहिए। देखिए ना मैडम, मैं तो कब से इन्हें बोल रहा हूँ कि शादी कर लो, शादी कर लो। मेरा तो अमेरिका का परमानेंट वीज़ा भी लगा है, बुढ़ापा वहीं काटेंगे, लेकिन नहीं। जिससे बात कर रहे हो ना, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई हैं। क्या सोचेंगे हमारी फैमिली के बारे में? अरे नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। अच्छा ही है ना, खुश रहने का हक तो सभी का है, चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो। आपने अपनी जिंदगी में पति का मतलब समझा ही कितना। आपकी जिंदगी तो करण को पालने में ही लग गई होगी। करण की माँ सौम्या की माँ को ध्यान से सुन रही थी। हाँ बहन जी, ये तो ठीक कहा आपने। करण को देखकर ही तो जिंदगी काट दी मैंने। तो अब जब जिंदगी मौका दे रही है तो गलती क्या है? अरे कर लीजिए ना शादी, हम भी आएंगे। वाह आंटी, कितनी अच्छी सोच है आपकी। मैं तो माँ को कब से बोल रहा हूँ। अंकल को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छी इंसान है। माँ के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। और मेरे लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दरअसल मेरी बेटी को तो शादी ऐसी जगह करनी है जहाँ लड़के के माँ और पिता दोनों हो। अरे वाह, फिर तो लड़की सच में अच्छी होगी, क्योंकि आजकल वैसे ही लड़कियों को लगता है कि सास चंगी हो या टंगी हो। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बहन जी हाँ कर दीजिए भाई साहब को। जी, मुझे शादी करना मंजूर है। तो पहले हम शादी कर लेते हैं, फिर आप लोगों के घर रिश्ता लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं माँ, शादी तो होती रहेगी। कल चलकर हम तीनों सौम्या को फाइनल कराते हैं। ठीक है, मैं कल इंतजार करूंगी। अगले दिन तीनों आते हैं। सौम्या को भी करण पसंद आ जाता है। मैं तो पहले से जानता था कि इतना अच्छा लड़का किसी अच्छे माता पिता ने ही बड़ा किया होगा। आप दोनों को देखकर लग रहा है जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जी मैं ऐसे ही घर में शादी करना चाहती थी जहाँ सास ससुर दोनों हो। घर कम से कम घर लगता है, वरना तो। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो, बड़ों के बिना घर घर नहीं रहता। तो फिर शादी की डेट फाइनल कर लेते हैं। मैं तो कितने साल से बोल रहा हूँ, जल्दी से डेट फाइनल कर लेते हैं अपनी शादी की। क्या? किसकी शादी की बात कर रहे हैं आप भाई साहब? वो क्या है ना, सठिया गए हैं ये बच्चों की शादी की तो बात कर रहे हैं। सभी घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही करण की माँ, देख करण मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर माँ, मल्होत्रा अंकल को तो आप पसंद करती हैं ना, और शादी भी तो करना चाहती थी। हाँ बेटा, लेकिन वो वक्त अलग था। तेरे पिता के जाने के बाद तुझे पालने के लिए मुझे उनकी ज़रूरत थी, पर तब तेरी दादी नहीं मानी। फिर अंकल ने शादी भी तो नहीं की किसी से, आपका इंतज़ार कर रहे थे माँ, ये तो गलत होगा। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं शादी कैसे? करण शादी की डेट और जगह तैयार करके सभी को वहाँ बुलाता है, जहाँ सौम्या का परिवार भी होता है। अरे करण बेटा, ये तो लग रहा है जैसे शादी ही हो रही हो। हाँ अंकल, शादी ही हो रही है। वो क्या है, हम लोगों ने सोचा था कि माँ पापा की 30वीं सालगिरह हम वैसे ही मनाएंगे जैसे बाकायदा शादी होती है। आप बस एंजॉय कीजिए। पापा, ये शादी की सालगिरह ऐसे मना रहे हैं तो शादी कितनी धूमधाम से करेंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही घर चाहती थी ना तू। अब तो तुझे लड़का पसंद है ना। सौम्या करण को देखकर मुस्कुरा देती है, और फिर जल्दी ही करण और सौम्या के बीच शादी हो जाती है। आ गई मेरी बहू, देखो तो कैसे गहनों से लदी हुई आई है मेरी बहू। हाँ माँ जी, ये गहने बहुत भारी हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक काम कीजिए ना, मेरे सारे गहने आप रख लीजिए। अरे बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हे भगवान, कितनी संस्कारी बहू दी है मुझे। ऐसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। अब पूजा अपने सारे गहने उतार कर अपनी सास के हाथ में पकड़ा देती है। इतने कीमती गहने अपने हाथों में देख सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
मेरी खाली तिजोरी भी अब गहनों से भर जाएगी। बहू तू तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। मुझे तो तुझ में लक्ष्मी का रूप ही दिखाई दे रहा है। माँ जी, आप भी ना न जाने कैसी बातें करती हैं। मैं इंसान हूँ और इंसान को भगवान का दर्जा देना सही नहीं है। अरे बहू, जो सच है मैंने वही तो कहा है। इतना बोलकर सीमा जैसे ही गहने लेकर तिजोरी में रखने जाती है कि वो देखती है कि उसके हाथ खाली हैं। लगता है मैं सपना देख रही थी, पर मेरा सपना तो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इतना बोलकर सीमा सोफे पर आराम से बैठ जाती है। वो आज बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना, आखिर आज उसके इकलौते बेटे अर्जुन की शादी जो हुई थी। अब सीमा घर में दरवाजे पर एक टक लगाए बैठी थी। अब तक तो मेरे बहू और बेटे को आ जाना चाहिए था, फिर कहाँ रह गए मेरे बहू बेटे। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर उसकी नई नवेली बहू पूजा और बेटा खड़े थे। हाँ गई मेरी बहू, कब से मुझे इसी दिन का इंतजार था। आखिर मेरे घर में मेरी लक्ष्मी आ ही गई। वो सब तो ठीक है माँ, पर हमें अंदर तो आने दो। कब तक दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी रसोई घर में से पूजा की थाली लेकर आती हूँ। एक बार तुम दोनों की नजर उतार दूं, फिर घर में भी आ जाना। सीमा जल्दी से अपने बहू बेटे की नजर उतारती है और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। घर में आती ही सीमा अपनी बहू के गहनों को देखने लगती है। बहू, तुमने तो सच में बहुत महंगे गहने पहने हैं। ये गले का हार देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे डायमंड का हो। माँ जी, लग नहीं रहा ये डायमंड का है। ये है ही डायमंड का। और ये देखिए, मेरे हाथों के कड़े, ये सोने के हैं, जो मेरी दादी ने मेरी माँ को दिए थे। और अब मेरी माँ ने मुझे। क्या पुश्तैनी कड़ा? मैंने तो बस आज तक टीवी में देखा था, आज हकीकत में भी देख लिया। अच्छा माँ, अगर आपने गहने देख लिए हो तो क्या अब हम अपने कमरे में जाए? दरअसल हम दोनों बहुत थक गए हैं। अरे चले जाना, पर उससे पहले मैं अपनी बहू का सामान तो ले लूं, जो मेरी बहू अपने मायके से लेकर आई है। पर सारा सामान तो शादी से पहले ही दे दिया था। फिर अब कौन सा सामान रह गया माँ जी? अरे बहू, जो तुमने गहने पहने हैं वो। अब चलो, बिना समय गवाए फटाफट अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे गहने लॉकर में रख दूंगी। अब जैसे ही पूजा को पता चलता है कि उसकी सास उसकी गहने मांग रही है, तो उसका मुंह देखने लायक हो जाता है और वो बड़ी हैरानी के साथ अपनी सास को कहती है, पर मैं अपने सारे गहने आपको क्यों दूं? ये गहने मुझे मेरे माँ बाप ने दिए हैं, और वैसे भी ये मांग टीका हार, कड़ा, पायल सब कुछ मेरी पसंद का है। तो फिर मैं अपनी पसंद की चीजें आपके लॉकर में क्यों रखूं? अरे रखने के लिए बहू, वैसे भी मैं तुझसे तेरी चीजें छीन थोड़ी ना रही हूँ। ये सब बहुत महंगी और कीमती चीजें हैं, कहीं तू इसे खो ना दे, इसलिए तुझसे ले रही हूँ, ताकि मैं इन्हें संभाल कर लॉकर में रख दूँ, और जब तुझे जरूरत हो तू अपनी चीज मुझसे मांग लेना। हरगिज नहीं, मैं अपनी चीज कभी किसी को नहीं देती। अगर आपको इतना ही कुछ संभाल के रखने का शौक है तो आप अपने गहने मुझे दे दो। मैं आपके गहने संभाल के रख दूंगी, और जब आपको जरूरत हो तो आप मुझसे मांग लेना। पूजा के इतना बोलते ही सीमा पर मानो जैसे आसमान टूट पड़ता है। आज तक जो सीमा पूजा से प्यार से बात कर रही थी, वो एकदम से पूजा के ऊपर भड़क उठती है। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या कि सास से कैसे बात करते हैं? अभी तुझे इस घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ, और तू मुझे अपना असली रंग दिखा रही है, गिरगिट कहीं की। गिरगिट मैं नहीं, गिरगिट आप हो। जब तक गहने चाहिए थे कितने प्यार से बात कर रही थी। अब मैंने जब अपने गहने आपको देने से मना कर दिया तो मुझ पर भड़कने लगी हो। और रही मेरे माँ बाप की बात, तो मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है। देख रहा है बेटा, आज की आई लड़की किस तरह से तेरी माँ के सामने जुबान चला रही है। पूजा, अगर माँ गहने मांग रही है तो दे दो ना। गहने माँ के पास रहे या तुम्हारे पास, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे पड़ता है। मैं पुरानी बहुओं की तरह नहीं हूं जो अपनी सास के अत्याचार को सह लूं।
मुझे आवाज उठाना आता है। अत्याचार? अरे पर मैंने तुझ पर कौन से अत्याचार कर दिए? अभी तो आए तुझे 1 दिन भी नहीं हुआ और तू ऐसे बोल रही है। मेरे घर में आते ही ये आप जो मुझे टॉर्चर कर रही हो ना, इसे इसे अत्याचार कहते हैं। इस तरह से पूजा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब अर्जुन भी पूजा को चुप करवाने के लिए कमरे में जाता है और उसे काफी देर तक चुप करवाता है, पर पूजा तो शांत होने का नाम ही नहीं लेती। इसी तरह रात से सुबह हो जाती है और एक बार फिर सीमा अपनी बहू से बात करने के लिए जाती है। माफ करना बहू, पर रात में ना मैं तुझ पर सच में थोड़ी सी नाराज हो गई थी। पर देख, गलती भी तो तेरी ही है ना। आखिर सास माँ समान होती है। अब इसलिए आप जिद मत कर और गहने उतार कर मुझे दे दे। आखिर कब तक तू इन गहनों को पहन कर बैठी रहेगी, हैं? आप मेरी माँ नहीं सास हो, और मेरी माँ कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। और मैं जब से आई हूँ तब से आप मेरे पीछे पड़ी हुई हो, बस मुझे टॉर्चर करती जा रही हो। अरे पर अब मैंने कौन सा टॉर्चर कर दिया? आप अत्याचारी हो, मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे पर किस लिए? क्योंकि आप मुझे दहेज के लिए परेशान कर रही हो। अपने ऊपर इतना बड़ा झूठा और संगीन आरोप सुनकर सीमा की बोलती बंद हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा भी अपना सामान फटाफट पैक करके जाने की तैयारियों में लग जाती है। अरे पूजा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ मुझे टॉर्चर किया जाए, मुझ पर अत्याचार किया जाए, मुझे दहेज के लिए परेशान किया जाए। अब मुझे माफ कर दे मेरी बहू। देख, अगर तुझे अपने गहने नहीं देना ना तो मत देना, पर इस तरह से रिश्ते नाते तो तोड़कर मत जा। अभी तो तेरी शादी को 1 ही दिन हुआ है। जो सास ही के दिन में अपनी बहू को इतना परेशान कर दे, भला वो सास आगे चल के क्या नहीं कर सकती। अर्जुन और सीमा के लाख रोकने पर भी पूजा नहीं मानती और अपना सारा सामान और गहने लेकर अपने मायके चली जाती है। इस तरह से एक दिन की घर आई बहू से सीमा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके सारे सपने भी, जिसके बाद फिर कभी सीमा बहू के सपने नहीं संजोगती।